हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। ओह माय गॉड, एक मूवी आ चुकी है फिर से, और इस मूवी के आने के बाद से लोगों के मन में अनेक प्रकार के रिव्यूज हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मूवी बहुत ही अच्छी है और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर ही प्रकाश डालती, जो कि बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये जो मूवी एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर हिंदू स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल कर भगवान शिव का इस्तेमाल कर मैस्टरबेशन को लीगलाइज करना, उसको नॉर्मल, नेचुरल और हेल्दी बताने का एक फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किया गया है। क्या है सच्चाई दोस्तों? ओ माय गॉड 2 मूवी के ऊपर आइए दोस्तों, डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर हम इसका एक रिव्यू करते हैं और अपना एक नैरेटिव इसके ऊपर हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों हम कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी उज्जैन शहर की कहानी है, जहां पर एक दिखाया गया है कि कैसे एक सीधा साधा भगवान शिव का भक्त है पंकज त्रिपाठी, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका एक शॉप है पूजा पाठ का, वहां पर दुकान है और उनका फैमिली भी उज्जैन में रहता है। उनका बेटा जिसका नाम है विवेक, जो कि इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। विवेक का स्कूल में उसके दोस्तों के साथ कुछ पंगा चलता है, कुछ टसल चलता रहता है और उसके स्कूल के दोस्त उसके मन में गलत धारणा डाल देते हैं कि भाई जो तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है छोटा है और वो तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नपुंसक हो, इस प्रकार की भावना उसके मन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो एक डिप्रेशन में चला जाता है और अनेक प्रकार के जो सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाता है, दवाइयां लेता है, मैस्टरबेशन करता है और उसका मैस्टरबेशन करता हुआ वीडियो लीक हो जाता है, वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है और पूरी फैमिली टूट जाती है। तो जो पंकज त्रिपाठी जो उसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कोर्ट में जाते हैं और केस करते हैं स्कूल के ऊपर और बोलते हैं कि भाई स्कूल ने एजुकेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा बच्चा फंस गया है और डिप्रेशन में और सुसाइड करना चाहता है, तो गलती स्कूल की है और एजुकेशन ना देना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पूरी कहानी एक कोर्ट रूम ड्रामा है और कहानी का जो सेंट्रल थीम है एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करती है। इसमें अक्षय कुमार शिव जी के एक पार्षद बने हैं, जो कि टाइम पर आके पंकज त्रिपाठी की हेल्प करते हैं और उनको ये बताते हैं कि भाई कैसे केस को आगे बढ़ाना है। तो देखा जाए दोस्तों तो कोर्ट रूम ड्रामा है। मूवी देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ये आता है दोस्तों कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा काफी सेंसिटिव था। सेक्स एजुकेशन काफी एक इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है, बट इसको जो नैरेटिव दिया गया, इसका जो कंक्लूजन दिया गया कि भाई मैस्टरबेशन करो, लीगलाइज करो, और ये मैस्टरबेशन नेचुरल है, नॉर्मल है, जिसके साथ में एग्री नहीं करता हूं। एक और पॉइंट है दोस्तों कि कहानी को जबरदस्ती उसमें हिंदू स्क्रिप्चर्स को डालना, शिव जी को डालना, ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। जो कंक्लूजन दिया गया कि जहां पर कई सारे लड़के आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं भी मैस्टरबेशन करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। आइए दोस्तों इसको हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तविक में मैस्टरबेशन नेचुरल, नॉर्मल और हेल्दी है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पर इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो आपको अश्लील लग सकते हैं, बट मेरा इंटेंशन इन शब्दों को यूज करने का ये है क्योंकि देखो मूवी बनाने वाले तो खुल के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैस्टरबेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं और कई सारे लोग देख रहे हैं और कन्विंस भी हो रहे हैं। अगर हमें लोगों को समझाना है, एक सही पर्सपेक्टिव देना है, तो हमें भी खुल के बात करना होगा। इसलिए जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, मेरा इंटेंशन अश्लीलता फैलाना नहीं, किसी को डिमोरलाइज करना नहीं, बल्कि एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव को देना और जो लोग एडिक्टेड है उनको सीरियस इंफॉर्मेशन को देना है। आइए दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं क्या मैस्टरबेशन अच्छी बात है, नेचुरल है, नॉर्मल है। तो आपको कुछ खबरें मैं बताना चाहता हूँ कि पोलैंड में एक 19 साल का लड़का एक्सेसिव मैस्टरबेशन करने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और मर जाता है। 42 बार मैस्टरबेशन एक लड़का करता है ब्राजील का, वो भी 16 साल का था और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। देखा जाए तो मैस्टरबेशन को अधिक मात्रा में करने से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, तो उसको नेचुरल और हेल्दी कह देना, नॉर्मल कह देना कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव को शो करता है दोस्तों। हमें एक ये भी एंगल बताना होगा कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैस्टरबेशन। अगर हम ज्यादा मैस्टरबेशन करेंगे तो उसके इल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे बॉडी के ऊपर, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर पड़ने वाला है। आइए दोस्तों हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ मैस्टरबेशन इज अ वेरी सीरियस एडिक्शन एंड वेरी सीरियस प्रॉब्लम। मैस्टरबेशन एक स्लिपरी स्लोप की तरीके से, एक स्लिपरी स्लोप के ऊपर अगर हम किसी पत्थर को ढकेल देते हैं तो पत्थर नीचे गिरते 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 किस स्पीड से नीचे गिरेगा और कितना नीचे गिरेगा इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैस्टरबेशन लोग हो सकता है कहें कि हाँ अच्छा है, नॉर्मल है, बट मैस्टरबेशन करते करते वो कितने आदी बनेंगे, कितना नीचे गिरेंगे, इसका लोगों को भी कोई अंदाजा नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि कैसे मैस्टरबेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, क्योंकि जब भी हम में से कोई भी व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है तो उसको कुछ मूवी देखनी पड़ती है, कुछ इमेज देखता है, आर्टिफिशियली अपने मन में इमेजिन करता है, तब वो
मैस्टरबेशन को करता है, कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस जैसे कि यूरिनेशन है। यूरिनेशन कोई भी व्यक्ति दोस्तों इमेजिन करके आर्टिफिशियल वीडियो देख के यूरिन नहीं पास करता है। वो नेचुरल प्रोसेस है कि यूरिन आपको करना ही करना, अगर आप नहीं करेंगे यूरिन तो आप बीमार भी हो जाएंगे। बट मैस्टरबेशन को आर्टिफिशियल स्टिमुलेट करके करना पड़ता है। ये इंडिकेट करता है कि मैस्टरबेशन इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, यूरिनेशन में जैसे यूरिन जब निकलता है हमारी बॉडी से तो इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी जो कि यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। बट मैस्टरबेशन में जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म इज नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। देखा जाए तो स्पर्म हमारे बॉडी का सबसे वैल्यूएबल और सबसे हाई प्रोटीन रिच कंटेंट है दोस्तों। ये स्पर्म इतना पावरफुल है दोस्तों कि एक नई लाइफ को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन इज इक्वल टू 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड। और मैस्टरबेशन जो खाना खाने के बाद जो सप्त धातु है, सबसे लास्ट प्रोडक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज स्पर्म। तो उसको नेचुरल बोल के यूरिन जैसे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना और उसके सीमन के वैल्यूज को गिराना, दैट इज फॉल्स नैरेटिव जो मैं सोचता हूँ इस ओ माय गॉड 2 मूवी के माध्यम से किया गया है। मैस्टरबेशन किस प्रकार से एक आर्टिफिशियल प्रोसेस, इसको समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि जब भी हम मैस्टरबेशन करते हैं तो हमारा जो पेनिस है वो फिक्स्ड होता है और हैंड हमारा मूव करता है। बट रियल सेक्स में हम देखते हैं दोस्तों कि पेनिस मूव करता है और जो है वो फिक्स्ड रहता है। तो मैस्टरबेशन को नेचुरल बोलना, नॉर्मल बोलना, ये रियल सेक्स के बिल्कुल अपोजिट है और एक काउंटरेटिंग लॉजिक है। जो वेजिना है दोस्तों, दैट इज वेरी हॉट एंड वेट। जो हमारा हाथ है वो कोल्ड होता है और वो ड्राई होता है। अगर हम मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो हमारे पेनिस को जो सेंसेशन हो रहा है, जो कंडीशनिंग हमारे ब्रेन को मैस्टरबेशन और रियल सेक्स में जो होना चाहिए, दोनों अलग अलग हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों कई बार देखा जाता है कि जो लोग एक्सेसिव मैस्टरबेशन के आदी हो जाते हैं वो रियल लाइफ में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं और उनका मैरिज लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये बोलना कि मैस्टरबेशन नॉर्मल है, लीगलाइज है, ये नेचुरल सेक्स के टोटल अपोजिट है। एक और लॉजिक दिया जा सकता है दोस्तों कि मैस्टरबेशन में हम अपने स्पीड को कंट्रोल करते हैं बाय ओवर हैंड, बाय ओवर ग्रिप। बट रियल सेक्स में इस प्रकार का कोई ग्रिप करना, कोई इस प्रकार के स्पीड को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है। इन सारे मुद्दों के हिसाब से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कोई अश्लील बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल कंक्लूजन आपको अलग अलग एंगल से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि masturbation is a dummy sex, it is not real, it is not natural, it is not healthy। कोई कह सकता है कि मैं मॉडरेशन में करूंगा, आराम से करूंगा, बहुत लिमिट में करूंगा, एडिक्टिव नहीं बनूंगा। दोस्तों हर व्यक्ति शराब पीने से पहले, स्मोकिंग करने से पहले यही बोलता है, एक पफ पीऊंगा, एक पैक लगाऊंगा, बट देखते देखते वो कितना बड़ा आदी बन जाता है उसको खुद भी नहीं पता होता है। उसी प्रकार से मैस्टरबेशन करते करते कब हम बहुत बड़े एडिक्टिव हो जाएंगे इसका हमें भी अंदाजा नहीं है। सो बेटर टू डिनाई इट, बेटर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इट। बट ओ माय गॉड 2 जैसी जो मूवीज हैं जो इस प्रकार का नैरेटिव दे देती हैं कि भाई बहुत लॉजिकल है, नेचुरल है, नॉर्मल है, सब लोग करते हैं, एक कहीं ना कहीं फॉल्स और एक मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा मुझे लगता है। आप लोग कहेंगे कि भाई आप तो रिलीजियस आदमी हैं, साधु संत आदमी हैं और गीता वीता पढ़ते हैं तो आप लोग तो मना करेंगे क्योंकि आप लोग के तो प्रिंसिपल में आता है नो इलिसिट सेक्स, तो आप तो क्रिटिसाइज करेंगे। पॉइंट है दोस्तों कि रिलीजियस एंगल को अगर हम हटा भी दें तो कई सेकुलर मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल नो फैप मूवमेंट या PMO ऑन मैस्टरबेशन ऑर्गेज्म, ये कई प्रकार की जो नो फैप मूवमेंट है वो इतना फेमस क्यों हो रहे हैं, कई सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं, कई सारे यूथ इसके साथ ऐड हो रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि मैस्टरबेशन करने से हमारा लाइफ खोखला बनता है और इसमें हमें कुछ सब्सटेंस नहीं मिलता बल्कि हमारा लाइफ पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। इसीलिए नो फैप मूवमेंट जैसे मूवमेंट काफी फेमस हो रहे हैं। तीसरा मेरा जो एक ऑब्जेक्शन है जो मुझे इस मूवी से है वो है कि मिसकोट ऑफ स्क्रिप्चर अकॉर्डिंग टू हिज नैरेटिव। इस मूवी के एक सीन में दिखाया जाता है कि जो पंकज त्रिपाठी है वो कोर्ट रूम के अंदर भगवद गीता को खोलते हैं और वो बोलते हैं कि अहम कामस्मि। भगवद गीता में बोला गया है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अहम कामस्मि, मैं काम हूं, मैं लस्ट हूं। मैस्टरबेशन को क्यों मना करना, सेक्स एजुकेशन को क्यों मना करना, इस प्रकार से उसको जस्टिफाई करने का एक प्रयास किया गया है। बल्कि अगर वास्तविकता में अगर हम देखें जिस श्लोक को कोट किया गया वो इम्प्रॉपर कोटेशन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवद गीता 7.11 में भगवान बताते हैं कि आई एम द लस्ट, बट एक हाफ ट्रू है। पूरे श्लोक में भगवान बताते हैं आई एम द लस्ट विच इज नॉट काउंटरेंटिंग द रिलीजियस प्रिंसिपल। ये जो रिलीजियस प्रिंसिपल का जो एंगल है उसको हटा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति देखेगा उस क्लिप को तो उसको लगेगा कि भाई भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि मैस्टरबेशन करना लीगलाइज है तो हमें क्या दिक्कत है। उसी तरीके से अगर हम भगवद गीता के चैप्टर 10 श्लोका नंबर 28 में आते हैं तो भगवान बताते हैं कि ऑफ कॉजेस फॉर प्रोक्रिएशन आई एम कंदर्बा, कि प्रोक्रिएशन बच्चों को पैदा करने के लिए मैं लस्ट हूँ, लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए मैं लस्ट हूँ, ना कि
masturbation करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए कृष्णा को जस्टिफाई करना, भगवद गीता को जस्टिफाई करना, दिस इज इम्प्रॉपर एंड दिस इज फॉल्स नैरेटिव। भगवद गीता 16.21 में भगवान कह रहे हैं लस्ट, एंगर एंड ग्रीड इज रोड टू हेल। भगवद गीता 3.37 में भगवान कह रहे हैं महाशनो महापाप, दिस लस्ट इज द सिंफुल एनिमी ऑफ द वर्ल्ड। तो पॉइंट ये दोस्तों कि शास्त्रों का अगर इसमें इस्तेमाल किया गया, बट शास्त्रों को हमें टोटालिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारे एंगल को शूट कर रहा है, जो हमारे नैरेटिव को शूट कर रहा है उतना हमने इस्तेमाल कर दिया, और आधे पार्ट जो सेंस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जो रेगुलेशन, जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, उस पार्ट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और ये एंगल दे दिया कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। आप सोचिए कितना डेंजरस ये नैरेटिव है कि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति, इनोसेंट यूथ अगर इस मूवी को देखता है, उसके ऊपर डिपेंड है नॉलेज के लिए, तो ये सोचेगा कि भाई शास्त्रों में बोला गया कि मैस्टरबेशन करो तो क्या दिक्कत है, मैं तो करूंगा। तो ये कितना एक गलत तरीके से लोगों को एडिक्टिव बनाना, उनको एक गलत रास्ते पर ढकेलना इस प्रकार की मूवीज और इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करती हैं। और रही बात शास्त्रों की, तो अगर हम देखें तो चाहे हिंदुइज्म की बात कर लें, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, किसी की भी हम बात करें, तो किसी भी शास्त्रों में आप मुझे दिखा दीजिए जहां पर बोला गया हो कि स्पर्म लूज करना है, मैस्टरबेशन करना बहुत लीगलाइज और बहुत नेचुरल प्रोसेस है। हर शास्त्रों में दोस्तों ये बात बोला गया है कि सेंस कंट्रोल करना, अपने आप को रेगुलेट करना, डिसिप्लिन करना, अपने आप को बॉडीली डेजिग्नेशन से ऊपर ले जाना और अल्टीमेटली भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना ही अल्टीमेट पर्पस है लाइफ का। तो कहीं पे भी मैस्टरबेशन को लीगलाइज नहीं किया गया, बट अलग अलग शास्त्रों को चेरी पिकिंग करके, कामसूत्र जैसे एकाक स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल करके इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई शास्त्रों में बोला गया तो क्या दिक्कत है। तो ये एक मिसकोटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, इस प्रकार के नैरेटिव को पुश नहीं करना चाहिए स्क्रिप्चर्स को मिसकोट करके। चौथा जो मेरा पॉइंट था इस मूवी से कि देयर इज अ बिग गेम बिहाइंड मेकिंग लीगलाइज। दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ थॉट होता है, कुछ ना कुछ एक कॉज होता है, एक पर्पस होता है। हम देखते हैं दोस्तों कि कई प्रकार की मूवीज के माध्यम से मैस्टरबेशन को लीगलाइज करने की बात की गई। बोला गया कि नेचुरल है, नॉर्मल है, करो करो कोई बात नहीं। चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो अभी जैसा हमने देखा ये ओ माय गॉड 2 मूवी हो, चाहे कोटा फैक्ट्री हो जहां पर जितेंद्र भैया कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, मैं भी मैस्टरबेशन करता हूँ। कई सारे सेक्सोलॉजिस्ट हो, संदीप महेश्वरी जी जैसे बड़े बड़े रिनाउंस्ड मोटिवेशनल स्पीकर, इन सभी लोगों ने बोला है कि मैस्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है। पॉइंट है दोस्तों कि इसके पीछे का पर्पस क्या है। अगर कोई व्यक्ति एक्सेसिव मैस्टरबेशन करता है तो ये तो तय है कि आने वाले समय में उसको अनेक प्रकार की समस्याएं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल नसों का ढीला होना, शीघ्र पतन होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, कॉन्फिडेंस का जाना, हेयर फॉल होना, नपुंसकता का बढ़ना, बच्चों का पैदा ना होना, ये सारी समस्याएं उसके लाइफ में आने वाली। तो इससे सबसे बड़ा फायदा दोस्तों किसको होने वाला है? इससे सबसे बड़ा फायदा उन कंपनीज को होने वाला है जो कंपनीज इस प्रकार की दवाइयां बनाती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करती हैं, स्पर्म काउंट के ऊपर काम करती हैं, ऑर्गन चेंज के ऊपर काम करती हैं, वाइग्रा और इस प्रकार की जो सेक्स बढ़ाने वाली दवाइयां हैं, कंपनीज हैं, इनका सबसे बड़ा मुनाफा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार की चीजों को पुश करना, नैरेटिव को पुश करने के पीछे ये फार्मा कंपनीज बेशुमार पानी की तरीके से पैसा बहा रही हो। ऐसा पहले कई बार हो चुका है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यूएसए में कंपनी थी, इसका नाम था पर्ड्यू फार्मा, और इस कंपनी ने एक पेन किलर बनाया। उस पेन किलर के अंदर इस प्रकार के एडिक्टिव ड्रग इस्तेमाल किया कि नॉर्मल व्यक्ति मास लेवल पर उस पेन किलर को खाने लगा और एडिक्टिव बन गया। बाद में पता चला कि पर्ड्यू फार्मा ने कई बिलियन डॉलर रुपए घूस दिए थे और इस प्रकार के नैरेटिव को पुश करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आता है, एक बुक है मर्चेंट ऑफ डाउट, उसमें बताया गया है कि 1953 में पता चल चुका था लोगों को कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, बट रॉकफेलर यूनिवर्सिटी जैसे और कई सारे जो रिनाउंड साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को प्रूव होने ही नहीं दिया कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, टोबैको से कैंसर होता है। उन्होंने बोला कि टोबैको इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, और क्योंकि उनको पैसा दिया गया था टोबैको कंपनी के माध्यम से। तो इट मे बी, इट माई ऑब्जर्वेशन कि ये जो दवाइयां बनाने वाली जो कंपनी, जो सेक्स टॉयज बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो पैसा लगा रही हो इन मूवीज के पीछे, वो एडिक्टिव हो और फिर उनके वो परमानेंट कस्टमर बन के एक्सप्लॉइट होते रहें। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मूवीज में बोला गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन है, इसलिए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वहां सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर कंजर्वेटिव लोग हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं हैं, सेक्स एजुकेशन लीगलाइज नहीं है। इसलिए दोस्तों आइए दोस्तों हम वेस्टर्न कंट्रीज को भी थोड़ा पूर्व पक्ष करते हैं, उनको नापते हैं, तौलते हैं फ्रॉम द आईज ऑफ फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स। ओवर हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंग्लैंड एंड वेल्स आर नाउ बोर्न टू अनमैरिड पेरेंट्स, ओवरटर्निंग ए हिस्ट्री ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। आधे से ज्यादा जो इंग्लैंड में जो बच्चे हैं वो अनमैरिड पेरेंट्स की वजह से पैदा हो रहे हैं। वहाँ फैमिली कल्चर किस हद तक डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें 2017 में एक डाटा है कि 1.7 मिलियन सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज आर लिविंग इन यूके। तीसरा एक पॉइंट है दोस्तों,
कि यूएसए के अंदर यूथ बिटवीन एज ऑफ 15 to 24 account for almost half of the 26 million new sexually transmitted infection that occurred in United States in 2018। तो जहां पर सेक्स एजुकेशन सबसे ज्यादा है यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, वहां सबसे अधिक समस्याएं हैं। 15 से 24 साल के यूथ के बीच में 26 मिलियन लोग हैं जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रहा है। यूएस की कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहां स्टडी किया गया, वहां पता चला कि 33% फीमेल और 7% मेन हैव रिपोर्टेड अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एट यूनिवर्सिटी। 62%, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के 62% जो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन्होंने सेक्सुअल वायलेंस को फेस किया है अपने कॉलेज कैंपस के अंदर। रिसेंट स्टडी यूएसए के अंदर पता किया गया वायलेंस एंड जेंडर, उसमें पता चला कि 32% ऑफ कॉलेज मेल पार्टिसिपेंट सेड दे वुड फोर्स ए वुमन टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। 32% कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे यूएसए के अंदर वो महिलाओं के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, फोर्स करना चाहता है। और उन्होंने कहा कि व्हेन आस्क्ड इफ दे वुड रेप ए वुमन द नंबर dwindled to 14%। 14% रेप करने को भी तैयार है। पॉइंट ये है कि जहां पर सबसे सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है वहां के बच्चों की स्थिति देखिए, वहां के कैंपसेस में यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति को देखिए, फैक्ट्स देखिए, तो वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर बात करें तो एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम की, वहां पता चला कि 7.5 लाख ऐसे आदमी हैं जो बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं इंग्लैंड के अंदर। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के हिसाब से पर लाख कैपिटा के हिसाब से अगर हम रेट निकालें तो इंग्लैंड में 36.44% रेप रेट, यूएसए के अंदर 35.85% है रेप रेट। जहां पर इन दोनों कंट्री में सबसे ज्यादा सेक्स एजुकेशन की बात की जा रही है, मूवीज में भी दिखाया जा रहा है कि भाई इंग्लैंड में, ब्रिटेन में सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, प्रोग्रेसिव कंट्री है। और इंडिया में रेप रेट है पर लाख कैपिटा में वो 2.63% है। तो ये कहना, ये नैरेटिव पुश करना कि सेक्स एजुकेशन देने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, और इंडियन सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है क्योंकि यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाटा टोटल अपोजिट है और एक रॉन्ग नैरेटिव ओ माय गॉड 2 जैसी मूवीज दे रही हैं और हमारे युवाओं को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पर डाल के उनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति आकर्षित करने का एक गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीका इस्तेमाल किया गया है। एक ये भी पॉइंट उठता है दोस्तों कि व्हाई दिस एजुकेशन इज नॉट वर्किंग। अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, यूके और यूएसए, यूरोपियन कंट्री में इतना दिया जा रहा है फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है। पॉइंट ये दोस्तों कि हम एक तरफ चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर मास सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है। सेक्स हैज बिकम अ कमर्शियल वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सेक्स इज थ्रस्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, चाहे टीवी, थिएटर, बिलबोर्ड्स। प्रैक्टिकली हम जहां भी जाते हैं तो हमें यही नजर आता है। अगर हम फोन के अंदर देखें तो ही नजर आता है, एड्स के अंदर देखें तो ही नजर आता है। सीमेंट का एड हो, चाहे चड्डी का एड हो, चाहे रेजर का एड हो, वहां जबरदस्ती महिलाओं को घुसाया जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरफ हम एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई ये चीजें ना करो, दूसरी तरफ हम इन चीजों को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये एक सुटेबल मुहावरा है जो इस मुद्दे के ऊपर लागू होता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि व्हाट इज माय स्टैंड ऑन सेक्स एजुकेशन। सबसे पहले तो दोस्तों जो बेसिक्स ऑफ सेक्स एजुकेशन होता है वो सबको लगभग पता होता है। किसी कुत्ते को या किसी सुअर को कोई नहीं बताता है बच्चा कैसे पैदा करना है, नेचुरली पता होता ही है। बेसिक इंट्रिंसिक संस्कार होते हैं। हमें कोई ये नहीं सिखाता है कि फीमेल से या मेल को या फीमेल को मेल से अट्रैक्ट होना है। नेचुरल इंट्रिंसिक नेचर होता है दोस्तों। एक सर्टेन एज आने के बाद ही, आर्टिफिशियल नहीं, अपने आप ही हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो बेसिक सेक्स एजुकेशन दोस्तों कहीं ना कहीं सबको पता ही होता है। फिर भी आज की डेट में हम देखें दोस्तों तो किस प्रकार से पोर्नोग्राफी और इस प्रकार के माध्यमों से इमेजिनरी और सेक्स को गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन को देना सही भी है। सेक्स एजुकेशन के माध्यम से बताना कि क्या दवाइयां लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, क्या फॉल्स प्रोमिसेस हैं, क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, ये सब चीजें हमें बच्चों को ऑफ कोर्स स्कूल में बताना चाहिए। किसी को एक्सप्लॉइट होने से बचाना चाहिए, कोई ऐसा डिप्रेशन में जाके सुसाइड ना करे, किसी के साथ ऐसी हिंसा ना हो। दैट्स एजुकेशन शुड बी गिवन। इस प्रकार की जो जेंडर आइडेंटिटी और ये जो LGBTQ इस प्रकार के जो नैरेटिव चल रहे हैं उनको ना डालते हुए जो प्रिकॉशन लेने वाले जो एजुकेशन जो हमने डिस्कस किया, गुड टच बैड टच, उनको इंक्लूड करना चाहिए और उनका हम सपोर्ट भी करते हैं। पॉइंट है दोस्तों की ओवरऑल इशू की अगर हम बात करें तो सारी समस्याओं का सोल्यूशन क्या है, मुद्दे तो हमने बता दिए। अब सोल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम से। जो ओ माय गॉड 2 मूवी तो कोई सोल्यूशन नहीं दे पाई। उन्होंने बोला कि हाँ लड़का डिप्रेशन में है, कोई डिप्रेशन का वीडियो रिलीज हो गया, तो सोल्यूशन क्या है, डिप्रेशन कैसे दूर होगा, सुसाइड की टेंडेंसी कैसे कम होगी, इसके ऊपर तो कोई मुद्दा एंगल उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने बस लास्ट में कुछ समझ नहीं आया तो बोल दिया कि हाँ मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं सोल्यूशन नॉर्मल है, नेचुरल। बट वास्तविकता में सोल्यूशन क्या है वो डिटॉक्स में संदीप पे दोस्तों आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले सोल्यूशन है दोस्तों
जो मास लेवल पे जो सोसाइटी के अंदर सेक्सुअलाइजेशन को किया जा रहा है उसको कम करना, उसको मिनिमाइज करना और सोसाइटी के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्रोपगेट करना, भगवत गीता जैसे शास्त्रों को मास लेवल पे प्रोपगेट करना और लोगों को ये समझाना कि भगवत गीता की शिक्षा के आधार पर हम बॉडी नहीं हैं, हम सोल हैं, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। अगर ये नॉलेज भगवत गीता का, फॉर एग्जांपल मूवी का जो मेन कैरेक्टर है विवेक, जो कि पंकज त्रिपाठी का जो लड़का बना है, अगर उसको कोई बता देता कि बेटा तुम पेनिस के साइज की वजह से परेशान हो, कि मेरा पेनिस का साइज छोटा है, मैं डिप्रेशन में मर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तुम पेनिस नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। Why you are identifying your identity with your size of your penis? ये अगर एक छोटा सा नॉलेज अगर कोई हमारे बच्चों को दे देता, उस विवेक के कैरेक्टर को दे देता, तो इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता इन मूवी में। बट ये भगवत गीता का एंगल अगर हम लोगों को दें कि हम भगवान के पार्षद हैं, हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, तो मास लेवल पे प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। अगर कोई ये बताए कि ओवर इन्फैचुएशन विद सेक्स इज अ डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओरिजिनल लव फॉर कृष्णा, and by redirecting our love towards him we can relish a deep inner happiness that help us to regulate and transcend the sexual craving। भगवान के प्रति अगर हम प्रेम विकसित करते हैं, अपने आध्यात्मिक संतुष्टि के ऊपर काम करते हैं, तो इस प्रकार की जो फॉल्स क्रेविंग है, मास्टरबेशन है, इन प्रकार की चीजों से हम ऊपर उठ सकते हैं और बच सकते हैं। डिवोशनल कल्चर naturally focused on Krishna and God that minimizes all distraction. That's why in such a culture, neither a man or woman highlights or aggravates their sexuality. Instead, both focus on developing their latent spirituality. We see each other not as a potential sex object, but as a spiritual being, as a part and parcel of the same universal Father. तो ये अगर नैरेटिव दोस्तों स्पिरिचुअलिटी को मास लेवल पे प्रोपगेट किया जाए तो इन प्रकार की समस्याओं से उठ सकते हैं, बच सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये मेरा सोल्यूशन एंगल था ओ माय गॉड 2 मूवी के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है ओ माय गॉड 2 मूवी के ऊपर और इस वीडियो में से आप कितना एग्री करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्क्लेव के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम एक आने वाले टाइम में एक डिजिटल ऑनलाइन कॉन्क्लेव करने वाले हैं जहां पर पैन इंडिया से अलग अलग कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और वो जो पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन को लेकर जो मिथ है जो कॉलेज में जो फ्लोट करता रहता है, जैसा कि हमने इस मूवी के अंदर देखा कि जो विवेक का कैरेक्टर था वो एक गलत नैरेटिव की वजह से फंस जाता है, इसको बस्ट करने के लिए हम एक ऑनलाइन कॉन्क्लेव करने वाले हैं आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर, जो कि आने वाले टाइम में हम आपके साथ साझा करेंगे। और अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा पर्पस अच्छा लगता है, तो आप हमें प्लीज अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दें और इस वीडियो को उस यूथ के साथ शेयर करें जो इस प्रकार के फॉल्स प्रोपेगेंडा में फंसकर इस प्रकार की गलत आदतों का शिकार ना हो जाए। आप सभी लोग का हृदय के साथ बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।